अगर हम अल्फा 2 की बात करें, अल्फा 2 हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अल्फा 2 लीड टू एदर, अल्फा 2 की वजह से हमारे पास या तो एडिनल साइक्लेस की एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जीआई पे काम करते हैं जो कि इनहिबिटरी है। तो इसकी वजह से एडिनल साइक्लेस की एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी वजह से साइक्लिक एमपी की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज है वो हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा 2 है, ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक पे अटैच होता है। तो जब भी हमारे पास अल्फा 2 प्री सिनेप्टिक पे अटैच होता है तो ये इनहिबिटरी है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो हमारे पास कम होगा। दूसरी बात यह है कि अल्फा 2 हमारे पास स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, और उसकी वजह से जो ग्लैंड्स हैं उसका सिक्रीशन भी कम होता है। दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से पोटेशियम चैनल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो वो सेल जो है वो हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाएगा अल्फा 2 की वजह से। तो सिंपल सी बात है कि अल्फा 1 जो है वो स्टिमुलेटरी है, अल्फा 2 जो है वो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अब साइड ऑफ अल्फा 2 यानी अल्फा 2 कहाँ कहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अल्फा 2 प्री सिनेप्टिक पे अटैच होगा, वहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब प्री सिनेप्टिक पे ये प्रेजेंट है तो अल्फा 2 प्री सिनेप्टिक पे प्रेजेंट है, अल्फा 2 इनहिबिटरी है, तो अल्फा 2 की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज कम हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। इट अपोज द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक की वजह से हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होगा, लेकिन अल्फा 2 की वजह से हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन कम होगा। दूसरी बात यह है कि सिलियरी एपिथेलियम पे प्रेजेंट है। देखो हमारे पास आई में, देखो हमारे पास आई में ऐसा है कि वहाँ पर भी हमारे पास अल्फा 2 है। तो ये अल्फा 2 ऐसा करेगा कि हमारे पास एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालेगा। तो जब एक्वस ह्यूमर को ये हमारे पास बाहर निकालेगा तो एक्वस ह्यूमर कम होगा। तो अल्फा 2 ऐसे ड्रग जो कि हमारे पास अल्फा 2 स्टिमुलेटरी है, तो उसे हम ग्लाकोमा में दे सकते हैं, क्योंकि ग्लाकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे पास एक्वस ह्यूमर कम हो जाए और वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस वजह से हम अल्फा 2 स्टिमुलेटरी ड्रग्स जो है इसे हम ग्लाकोमा में दे सकते हैं। इन द स्मूथ मसल ऑफ जीआईटी वॉल विद बीटा 2, ठीक है, जो कि जीआईटी वॉल है वहाँ पर बीटा 2 भी है और अल्फा 2 भी है। तो जब भी हमारे पास जीआईटी में अल्फा 2 स्टिमुलेट हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारे पास जो है पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएगा, ठीक है। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर equally responsive to natural occurring catecholamines, epinephrine and norepinephrine, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 है। इसका काम ज़्यादातर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के साथ है। ये हमारे पास जो तीनों रिसेप्टर जो है ये हमारे पास जीएस पाथवे को फॉलो करेंगे, जीएस को एक एक हम पढ़ते हैं, ठीक है। बीटा 1, अगर बीटा 1 की बात करें तो बीटा 1 हमारे पास स्पेशली बीटा 1 हार्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास हार्ट पे हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास एस ए नोट पे बीटा 1 जो है वो हमारे पास अटैच हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारे पास हार्ट रेट ज़्यादा होगा, हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा। तो जब भी हमारे पास हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी हमारे पास अल्फा 1 हार्ट पे अटैच हो जाएगा तो इसकी वजह से हार्ट के मसल में कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जब कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर हमारे पास कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो जब भी हमारे पास बीटा 1 की वजह से हमारे पास इस एनोड पे हार्ट रेट ज़्यादा होगा, तो इसे हम पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक कहेंगे। और बीटा 1 की वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगा, तो इसे हम पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक कहेंगे। और बीटा 1 ही की वजह से हमारे पास हार्ट पे कंडक्शन ज़्यादा होगा, तो इसे हम पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हम किडनी की बात करें, जस्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस की बात करें, तो वहाँ पर भी हमारे पास बीटा 1 है। तो बीटा 1 की वजह से हमारे पास रेनिन ज़्यादा होगा, और जब भी हमारे पास रेनिन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। फैट सेल पे हमारे पास बीटा 3 है, और इस बीटा 3 को हम कह सकते हैं
बीटा 3 हमारे पास फैट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन इस बीटा 3 को हम कहते हैं बीटा 1। तो अब फैट सेल में हमारे पास बीटा 1 क्या करेगा, ये हमारे पास लिपोलाइसिस करेगा, लिपिड्स का ब्रेक डाउन करेगा। फिर हम बात करेंगे बीटा 2 की। तो बीटा 2 स्पेशली हमारे पास ब्रोंकियल स्मूथ मसल में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि ब्रोंकाई है, वहाँ की स्मूथ मसल में हमारे पास प्रेजेंट है बीटा 2। तो बीटा 2 का काम वहाँ पर ये है कि ब्रोंको डायलेशन करेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अगर ब्लड वेसल इन स्मूथ मसल ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाइंग द स्केलेटल मसल, जो कि ब्लड वेसल है जो कि स्केलेटल मसल को ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास बीटा 2 प्रेजेंट है। और जब भी बीटा 2 वहाँ पर प्रेजेंट है तो हमारे पास ब्लड वेसल को रिलैक्स करेगा, ठीक है, वेसोडाइलेशन करेगा। और ये जब वेसोडाइलेशन करेगा बीटा 2, तो वहाँ पर तो अल्फा 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्फा 1 की एक्टिविटी बंद हो जाएगी और बीटा 2 की एक्टिविटी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। तो वो ब्लड वेसल जो है हमारे पास रिलैक्स करेगा, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास वेसोडाइलेशन आएगा। अगर जीआईटी की बात करें तो जीआईटी में अगर बीटा 2 है तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास रिलैक्सेशन काज करेगा। तो जब भी हमारे पास बीटा 2 जीआईटी में रिलैक्सेशन काज करेगा तो उसकी वजह से पेरिस्टालिसिस कम हो जाएगा। अगर ब्लैडर की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर की, तो वहाँ पर अगर हमारे पास बीटा 2 है तो हमारे पास वहाँ पर रिलैक्सेशन काज करेगा, ठीक है। Adrenal stimulation is opposite to the cholinergic in the wall and sphincter in GIT and genitourinary tract। देखो हमारे पास एक एड्रेनर्जिक है और एक हमारे पास कोलिनर्जिक है। इन दोनों की एक्टिविटीज़ हमारे पास बिल्कुल अपोजिट है। अगर एड्रेनर्जिक हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है तो कोलिनर्जिक हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर एड्रेनर्जिक यूरिनरी रिटेंशन कर रहा है तो कोलिनर्जिक हमारे पास यूरिनेशन करेगा, ठीक है। इन द स्मूथ मसल ऑफ द यूटरस में भी हमारे पास बीटा 2 है। बीटा 2 जब हमारे पास यूटरस में स्टिमुलेट हो जाएगा तो यूटरस में हमारे पास ये क्या करेगा कि ये रिलैक्सेशन काज करेगा, ठीक है। तो एक ड्रग हमारे पास आ जाता है, उसका नाम है रेटोड्रिन। रेटोड्रिन ड्रग हमारे पास अब क्या काम करेगा, जब भी हम रेटोड्रिन ड्रग देते हैं रेटोड्रिन, तो इसकी वजह से हमारे पास ये होगा कि ये जो रेटोड्रिन है ये हमारे पास यूटरस पे अटैच हो जाएगा और यूटरस पे हमारे पास ये रेटोड्रिन ड्रग ऐसा करेगा कि हमारे पास प्री मैच्योर बर्थ नहीं होगा। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास डिलीवरी को डिले करेगा। तो ये ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं रेटोड्रिन, जो कि हमारे पास बीटा 2 स्टिमुलेटर एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर बीटा 2 की लीवर की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनेओजेनेसिस करेगा। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ये है कि जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोनेओजेनेसिस का मतलब ये है कि हमारे पास एमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनेगा। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स है या एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ऐसे ड्रग जो कि हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इसे हम कहेंगे सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, ठीक है। देखो हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो कि एंडोजीनियस है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब अगर हम सिंपैथोमिमेटिक ड्रग देंगे तो इसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी इन ड्रग की वजह से ज़्यादा होगी। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स आल्सो नोन एज एड्रेनर्जिक ड्रग्स मिमिक द इफेक्ट ऑफ द एंडोजीनियस एगोनिस्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स या एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या करेगा कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। The primary endogenous agonists of the sympathetic nervous system are catecholamines, epinephrine, norepinephrine और dopamine। तो इस सिंपैथोमिमेटिक ड्रग की वजह से एंडोजीनियस एगोनिस्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। और एंडोजीनियस एगोनिस्ट क्या है, कैटेकोलेमिन्स है। और कैटेकोलेमिन्स क्या है, इसमें एपिनेफ्रिन आ जाता है, ये एड्रेनालिन एक ही चीज़ है। और इसमें हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन आ जाता है और इसके साथ साथ हमारे पास डोपामिन भी आ जाता है, ठीक है। विच फंक्शन इज बोथ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स, जो कि हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर एज न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट करते हैं और एज हार्मोन भी एक्ट करते हैं। अब हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी कह सकते हैं। एगोनिस्ट हमारे पास वो ड्रग होते हैं जो कि हमारे पास सेल को एक्टिवेट करते हैं,
सेल को स्टिमुलेट करते हैं, और एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो कि हमारे पास सेल को इनहिबिट करते हैं या हमारे पास उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। तो हमारे पास ऐसे ड्रग जो कि डायरेक्ट अपने ही रिसेप्टर पे काम करते हैं, तो ये ड्रग जो है इसमें हमारे पास एक निमोनिक है NDPC टिमफास। ये हमारे पास डायरेक्ट एंटी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग में एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामिन, डोबुटामिन, फिनाइलिपिरीन, क्लोनिडीन, टर्बुटालिन, आइसोप्रिनालिन, मेथाक्सामिन, फार्मेट्रोल, अल्बुट्रोल, सल्मेट्रोल। ये जो ड्रग्स है हमारे पास, ये हमारे पास डायरेक्ट एंटी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है। ये सारे ड्रग हमारे पास नीचे डिटेल में दिए गए हैं। एड्रीनर्जिक ड्रग्स, एड्रीनल रिसेप्टर एगोनिस्ट। एड्रीनल रिसेप्टर एगोनिस्ट में फिर हमारे पास नॉन सेलेक्टिव भी है और सेलेक्टिव भी है। सेलेक्टिव का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे काम करेंगे। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि 2 या 3 रिसेप्टर भी हमारे पास काम करेंगे। एड्रीनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी है, एंटागोनिस्ट है, एड्रीनल रिसेप्टर ब्लॉकर भी हम इसे कह सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर इसमें आ जाते हैं और बीटा ब्लॉकर, जो कि अल्फा रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा और ये बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा। ये जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एपिनेफ्रिन की बात अगर हम करें तो हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करता है, अल्फा 2 पे काम करता है, बीटा 1 पे काम करता है और बीटा 2 पे काम करता है। नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें या ल्यूपेट की बात करें तो ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 पे काम करता है। ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये बीटा 2 पे काम नहीं करता, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 पे काम करता है। आइसोप्रोटेनोल या आइसोप्रिल ये हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 पे काम करता है। डुब्यूटामिन, डुब्यूट्रॉक्स ये बीटा 1 और अल्फा 1 पे काम करता है। डुब्यूटामिन एंट्रोपिन की बात करें तो ये हमारे पास डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करता है, अल्फा 1 पे, बीटा 1 पे काम करता है। ठीक है, ज़्यादातर अल्फा 1 पे और बीटा 1 पे काम करता है अगर हाई डोज में। फिनाइलिपिरीन या न्यूसिनेप्रिन की बात करें तो अल्फा 1 पे काम करता है। मेथाक्सामिन, लेजोक्साइल की बात करें तो ये अल्फा 1 पे काम करता है। ऑक्सीमेटाजोलिन या एफ्रिन की बात करें तो ये अल्फा 1, अल्फा 2 पे काम करता है। क्लोनिडीन, केटाप्रेस की बात करें तो ये अल्फा 2 पे काम करता है। रेडोडिन, यूटोपार की बात करें तो ये बीटा 2 पे काम करता है। टर्बुटालिन या ब्रेथिन की बात करें तो ये बीटा 2 पे काम करता है। सल्ब्यूटामोल जिसमें वेंटोलिन और प्रोवेंटिल आ जाता है, ये बीटा 2 पे काम करता है। सल्मेट्रोल या सिरेवेंट की बात करें तो ये हमारे पास बीटा 2 पे काम करता है। एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स। देखो इसमें हमारे पास एक केटोकोलामिन्स है और एक नॉन केटोकोलामिन्स है। केटोकोलामिन्स की बात करें तो वो ड्रग्स हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास केटोकोल रिंग होता है, ठीक है, इसे हम केटोकोलामिन कहते हैं। तो अगर एंडोजिनस की बात करें जो कि हमारी बॉडी में इनसाइड है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन। और सिंथेटिक या एक्सोजिनस की बात करें जो कि हमारे पास ज़्यादातर लेबोरेटरी में बनाया जाता है, इसमें आइसोप्रिनालिन आ जाता है। नॉन केटोकोलामिन ड्रग्स की बात करें तो इसमें विटामिन है, एड्रीन है, सोडियोपेड्रीन है, फिनाइल प्रोपेनोलामिन है। केटोकोलामिन्स और नॉन केटोकोलामिन्स में क्या डिफरेंस है? केटोकोलामिन्स की पोटेंसी ज़्यादा है, नॉन केटोकोलामिन्स की पोटेंसी कम है। केटोकोलामिन्स का हाफ लाइफ जो है वो कम है, नॉन केटोकोलामिन्स का हाफ लाइफ ज़्यादा है। केटोकोलामिन्स को हम पेरेंटली दे सकते हैं अदर देन ओरल, और जो नॉन केटोकोलामिन है इसे हम ओरली भी दे सकते हैं। केटोकोलामिन पोलर है और नॉन केटोकोलामिन जो है वो नॉन पोलर है। केटोकोलामिन हमारे पास COMT जो है केटोकोलामिन के मेटाबॉलिज्म करेगा, नॉन केटोकोलामिन का मेटाबॉलिज्म जो है वो COMT नहीं कर सकता, केटोकोल और मेथाइल ट्रांसफेरेज। नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर से रिलीज होता है, ठीक है। एड्रेनल मेडुला भी हमारे पास 20% नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है। इट इज डायरेक्ट नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट व्हिच एक्ट ऑन ऑल एड्रेनल रिसेप्टर एक्सेप्ट बीटा 2, जो कि हमारे पास ये नॉरएपिनेफ्रिन है। ये अल्फा 1 पे काम करता है, अल्फा 2 पे, बीटा 1 पे, लेकिन ये बीटा 2 पे काम नहीं करता है नॉरएपिनेफ्रिन, ये नॉन सेलेक्टिव है।
क्योंकि ये अल्फा 1 पे भी काम करता है, अल्फा 2 पे भी काम करता है, बीटा 1 पे भी काम करता है, तो ये नॉन सेलेक्टिव है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये हमारे पास 80% मेटाबॉलिज्म नॉरएपिनेफ्रिन का मोनोअमीन ऑक्सीडेज के जरिए होगा प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल में, ठीक है। और अगर हम F monoamine oxidase inhibit norepinephrine will be reuptake but not metabolized lead to release of norepinephrine again। अगर हम ऐसा करें, मोनोअमीन ऑक्सीडेज तो 80% मेटाबॉलिज्म करता है, अगर मोनोअमीन ऑक्सीडेज को हम ब्लॉक करें तो इसकी वजह से हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक हो जाएगा। इसका मेटाबॉलिज्म तो नहीं हुआ ना, मोनोअमीन ऑक्सीडेज को हमने इनहिबिट किया तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, ये रीअपटेक हो गया और फिर दोबारा से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में 15% मेटाबॉलिज्म करेगा नॉरएपिनेफ्रिन का, और ये 5% जो है ये मेटाबॉलिज्म लीवर करेगा। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास अगर हाफ लाइफ ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो वो 2 to 3 मिनट्स है। ये वेरी शॉर्ट बिकॉज इट हैज़ रैपिड मेटाबॉलिज्म। इसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ये है कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होगा तो ये हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जब रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट होगा तो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जैसा कि हम लिख सकते हैं 120/18, तो ये ऊपर वाला सिस्टोलिक है, नीचे वाला डायस्टोलिक है। नॉट गिवन ओरली बिकॉज इट विल बी इनएक्टिवेटेड बाय इंटेस्टाइनिज्म। इस नॉरएपिनेफ्रिन को हम पेरेंटली दे सकते हैं, इसे हम ओरल नहीं देते क्योंकि हमारे पास जो इंटेस्टाइन में एंजाइम है ये फिर नॉरएपिनेफ्रिन को डिस्ट्रॉय करेगा, इसलिए इसे हम ओरली नहीं देते, इसे हम पेरेंटली देते हैं। क्लिनिकल यूजेस की बात करें नॉरएपिनेफ्रिन की तो इसे हम बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ नहीं कर सकते। एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ज़्यादा कॉमन यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे हम कार्डियक अरेस्ट में दे सकते हैं और शॉक में भी दे सकते हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन की बात करें तो हमारे पास जो एपिनेफ्रिन है वो 80% एड्रेनल मेडुला से रिलीज होगा। दूसरी बात है कि एपिनेफ्रिन हमारे पास बी नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि अल्फा 1 पे भी काम करता है, अल्फा 2 पे, बीटा 1 पे, बीटा 2 पे एपिनेफ्रिन काम करता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो एपिनेफ्रिन है 2 to 5 मिनट्स ऑफ लाइफ है इसका। ये जो हमारे पास एपिनेफ्रिन है इसे भी हम पेरेंटली दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, आईएम। इसे हम ओरल नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास जो इंटेस्टाइन एंजाइम है ये इसे डिस्ट्रॉय करेगा। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो हमारे पास सेम है नॉरएपिनेफ्रिन की तरह। एपिनेफ्रिन की अगर हम बात करें कि इसे हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं तो एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। जो अगर किसी पेशेंट को हमारे पास अस्थमा है, ठीक है, तो बीटा 2 रिसेप्टर क्या करेगा, ये हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन करेगा। ये हमारे पास जो एपिनेफ्रिन है ये हमारे पास बीटा 2 पे तो काम करता है, ये हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन भी करेगा, लेकिन एपिनेफ्रिन की वजह से टैकीकार्डिया और एरिथमिया आ सकता है, ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो इसकी वजह से हम एपिनेफ्रिन को अस्थमा वाले पेशेंट में नहीं देंगे। एपिनेफ्रिन को हम यूज़ कर सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में, एनाफाइलेक्टिक शॉक में, जो कि हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है या एलर्जी की वजह से, और कार्डियक अरेस्ट में भी इसे दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्रेडिकार्डिया है, तो हमें चाहिए कि हम हार्ट रेट को इंक्रीज करें, और सर्जरी में भी हमारे पास एपिनेफ्रिन जो है वो यूज़ होता है। फिर हम बात करते हैं आइसोप्रेनलिन की, जो कि हमारे पास सिंथेटिक है, या आइसोप्रोटेनोल एक ही चीज़ है। आइसोप्रेनलिन या आइसोप्रोटेनोल हमारे पास एक ही चीज़ है। ये हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग सिंथेटिक एड्रेनल रिसेप्टर है, डायरेक्ट एक्टिंग है, और ये हमारे पास एक सिंथेटिक है, ठीक है। तो हमारे पास जो आइसोप्रेनलिन है ये हमारे पास ज़्यादातर काम करता है बीटा रिसेप्टर है, बीटा 1 और बीटा 2 पे, और अल्फा रिसेप्टर पे ये काम नहीं करता। इसके अगर हाफ लाइफ की बात करें तो ये 5 to 7 मिनट है। हाँ,
अदर कैटेकोलामीन्स की तरह, जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। आइसोप्रेनालिन को भी हम पेरेंटली देंगे और नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है इसे डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, आईवी को हम केयरफुली देंगे, बहुत ज़्यादा एहतियात से देंगे, क्योंकि अगर हमारे पास आइसोप्रेनालिन का डोज ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अब आइसोप्रेनालिन अगर हम बीटा 1 पे काम करते हैं और बीटा 2 पे, तो आइसोप्रेनालिन अगर बीटा 1 पे काम करता है तो इसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगा, लेकिन साइड इफेक्ट एरिथमिया भी आ सकता है और इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आइसोप्रेनालिन बीटा 2 पे काम करता है तो वहाँ पर हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन लेके आएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास ब्लड वेसल में अगर बीटा 2 पे काम करेगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, और स्पेशली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसकी वजह से कम होगा। अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये तो बीटा 2 पे काम करता है, ब्रोंकोडाइलेशन लेके आ सकता है, लेकिन अगर हार्ट पे इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए इसे हम अस्थमा पेशेंट में नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि इसका जो स्पेशल यूज़ है, अगर हमने बीटा ब्लॉकर ड्रग्स दिया जैसे कि एटेनोलोल, मेटोप्लोरोल, एस्मेलोल, एसिब्यूटिलोल, बीटा ब्लॉकर ड्रग की वजह से हार्ट ब्लॉक हो गया तो इस केस में हम स्पेशली देंगे आइसोप्रेनालिन। ठीक है, डोपामिन की बात करें तो ये हमारे पास नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, जो कि हमारे पास डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे भी काम कर सकता है और बीटा 1 पे भी काम करता है। ठीक है, और ये हमारे पास इनडायरेक्टली नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है, इसे भी हम पेरेंटली देंगे, ओरली नहीं देंगे क्योंकि इंटेस्टाइनल एंजाइम इसे डिस्ट्रॉय करेगा। एपिनेफ्रिन को भी हम पेरेंटली देंगे, नॉरएपिनेफ्रिन को भी हम पेरेंटली देंगे, आइसोप्रेनालिन को भी हम पेरेंटली देंगे और डोपामिन को हम पेरेंटली देंगे। अगर हाफ लाइफ की बात करें, दूसरी बात यह है कि हमारे पास इसकी वजह से टॉलरेंस जो है वो हमारे पास नहीं आ सकता। डोपामिन की वजह से हमारे पास टॉलरेंस नहीं आता, फिर इसके बाद एक और ड्रग आता है ग्लूटामिन, उसकी वजह से फिर टॉलरेंस आ सकता है। तो डोपामिन की अगर हम बात करें तो उसकी अगर हाफ लाइफ की बात करें वो 3 to 5 मिनट है। ये हमारे पास इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये डोपामिन जो है ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हमने वहाँ पर सिंथेसिस में बताया। ये हमारे पास डोपामिन वेसिकल में स्टोर होता है, ये डोपामिन वेसिकल में स्टोर होता है, फिर ये डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। इसके मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज के जरिए। अब अगर हम डोपामिन की अगर क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 डोज आते हैं। अगर डोपामिन के स्मॉल डोज की बात करें तो ये हमारे पास 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से ये डोज कम होना चाहिए। 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से डोज कम होगा, इसे हम स्मॉल डोज कहेंगे, और ये हमारे पास रीनल डोज है क्योंकि किडनी पे हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल डोज पे डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे डोपामिन अटैच हो जाता है, तो ये हमारे पास जो डायलेशन काज करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हमारे पास वेसोडाइलेशन काज करेगा, रीनल वस्कुलर ब्लड में, सेरेब्रल वस्कुलर ब्लड में, कोरोनरी में और मेसेंटेरिक में। जो कि हमारे पास किडनी में हमारे पास ब्लड वेसल है उसे डायलेट करेगा, और हमारे पास जो सेरेब्रल ब्लड वेसल है जो कि हमारे पास ब्रेन के साथ रिलेटेड है, वहाँ पर ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, और हार्ट में ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, और हमारे पास इंटेस्टाइन में भी ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। तो इसलिए हम इसे शॉक में दे सकते हैं। ठीक है, शॉक में इसे हम देंगे क्योंकि हमें वाइटल साइन को बचाना है हाइपोक्सिया से। हाइपोक्सिया का मतलब है जब ऑक्सीजन कम हो जाए, तो इसे हम शॉक में देंगे ताकि वाइटल ऑर्गन्स को हमारे पास ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। ठीक है, इसे हम वहीं पर देंगे। अगर हायर डोज की बात करें तो फिर हायर डोज में ऐसी बात है कि ये तो हमारे पास वेसोडाइलेशन इफेक्ट करता है। ठीक है, वेसोडाइलेशन इफेक्ट करता है डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे, लेकिन
अगर बहुत ज़्यादा डोज हमने दिया डोपामिन का तो फिर ये हमारे पास वेजोडाइलेशन इफेक्ट को लास्ट करेगा और ये हमारे पास अल्फा 1 पे वेजो कंस्ट्रक्शन इफेक्ट को शुरू करेगा, जो कि हमारे पास एक अच्छी बात नहीं है। मीडियम डोज की बात करें तो 5 to 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आईवी दे सकते हैं इसे हम। और ये जो मीडियम डोज है ये हमारे पास कार्डियक डोज है, ठीक है। मीडियम डोज पे क्या होगा कि हमारे पास जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो हमारे पास स्टिमुलेट हो जाएगा, उसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हाई डोज की बात करें तो 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से अगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर ऐसा होगा कि इसका जो वेजोडाइलेशन इफेक्ट है वो लॉस हो जाएगा और फिर ये हमारे पास अल्फा 1 पे वेजो कंस्ट्रक्शन इफेक्ट शुरू करेगा और वेजो कंस्ट्रक्शन इफेक्ट की वजह से हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और हमारे पास जो आर्गन है वहाँ पर परफ्यूजन जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, उस आर्गन में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन वहाँ पर कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो डोपामिन का हाई डोज है उसे हम शॉक में नहीं दे सकते, ठीक है। फेनोल्डोफाम की बात करें तो फेनोल्डोफाम जो है वो हमारे पास D1 रिसेप्टर डोपामिन 1 रिसेप्टर पे ज़्यादातर काम करता है, ठीक है। दूसरी बात है कि फेनोल्डोफाम एक हमारे पास वेजोडाइलेटर है, इसलिए हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट में अगर हाइपरटेंशन है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट है और उसमें हाइपरटेंशन है तो उसमें हम फेनोल्डोफाम दे सकते हैं, ठीक है।